हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी यानी कि कार्य शक्ति और ऊर्जा का कंप्लीट थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया या फिर आरआरबी जेई। ठीक है, और एएलपी सीबीटी 2 के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है। ठीक है, कार्य का क्या अर्थ होता है? कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि, ये सब क्या आपका कार्य है। ठीक है, तो कार्य का अर्थ क्या हो जाएगा? कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है। ठीक है, क्रिया के संपादन से। ठीक है, क्रिया के संपादन से क्या होता है? कार्य का अर्थ क्रिया के संपादन से होता है। ठीक है, क्रिया का अर्थ क्या होता है? कार्य कार्य का क्या अर्थ होता है? क्रिया के संपादन से। जैसे क्या क्या हो गया? हल चलाना। ठीक है, हल चलाना हो गया। ठीक है, लकड़ी काटना हो गया, पढ़ना हो गया। ये सब क्या है आपका? ये सब क्या है आपका? कार्य है। ठीक है, ये सब क्या है? हल चलाना हो गया, लकड़ी काटना हो गया, पढ़ना हो गया, ये सब क्या है आपका? कार्य है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन कार्य से किया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु में कितना ऊर्जा है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? कार्य से किया जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन निहित ऊर्जा का मापन कार्य से किया जाता है। ठीक है, निहित ऊर्जा का मापन कार्य से किया जाता है। ठीक है, ठीक है, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन कार्य से किया जाता है। ठीक है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा या विपरीत दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। ठीक है, बल लगाकर किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं, ठीक है, किसी वस्तु पर क्या करेंगे? बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा या उसके विपरीत दिशा में, ठीक है, या तो उसको धक्का लगाकर या फिर उसको खींचकर। तो बल लगाना भी, धक्का लगाना भी क्या हो गया? बल ही हो गया। और या फिर खींचना भी क्या हो गया? बल ही हो गया। तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा या विपरीत दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा या फिर विपरीत दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु को अगर धक्का लगा रहे हैं या उसको खींच रहे हैं, ठीक है, तो अगर धक्का लगा रहे हैं तो बल की दिशा में विस्थापित होगा, और अगर खींच रहे हैं तो बल के विपरीत दिशा में होगा। नेक्स्ट है कार्य बल तथा विस्थापन। कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल है। ठीक है, कार्य जो है आपका, कार्य जो है वो क्या है? बल तथा विस्थापन का, बल तथा विस्थापन का क्या है? अदिश गुणनफल है। ठीक है, क्या है? अदिश गुणनफल है। ठीक है, कार्य क्या है आपका? बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल है। कार्य क्या है आपका? बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल। ठीक है, यानी कि W बराबर जो होगा आपका, W कार्य बराबर क्या हो गया? वेक्टर F डॉट वेक्टर S। F क्या हो गया आपका? बल हो गया। F क्या हो गया? फोर्स हो गया आपका, बल हो गया। ठीक है, और S क्या हो गया आपका? विस्थापन। ठीक है, दोनों ही क्या है? वेक्टर है। ठीक है, सदिश है। तो W कार्य जो है आपका वो क्या है? बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल। इसीलिए W बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर F सदिश F डॉट सदिश S। ठीक है, तो और W बराबर क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा।
ठीक है, ए बी कॉस थीटा। इसीलिए डब्ल्यू बराबर क्या होगा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ठीक है, और इसी को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, और थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ और वेक्टर एस के बीच का एंगल, ठीक है। मान लेते हैं ये वेक्टर एफ है, ये वेक्टर एस है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल जो है हमारा वो थीटा है, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा यानी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया हमारा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2, ठीक है। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2, और फिर मीटर है तो मीटर से गुना हो जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जूल। कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, केजी, न्यूटन का क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2 और इंटू मीटर, ठीक है। और न्यूटन का सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो केजी मीटर यहाँ भी है, मीटर यहाँ भी है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड पर पावर -2, और इसी को क्या कहेंगे, जूल, ठीक है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस में आपका लंबाई किस में मापा जाता है, सॉरी, सीजीएस में आपका ये केजी क्या हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, और दूर लंबाई किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में, ठीक है, और समय सेकंड में। तो सीजीएस कार्य का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ग, ठीक है। तो कार्य का सीजीएस मात्रक क्या हो गया, अर्ग, और कार्य का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर, और कार्य का सीजीएस मात्रक क्या हो गया, अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्ग, ठीक है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 7 अर्ग, ठीक है। 1 जूल बराबर कितना होगा, 10 पर पावर 7 अर्ग, इसीलिए एक अर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 10 पर पावर -7 जूल, ठीक है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 7 अर्ग, या फिर एक अर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 7 -7 जूल, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, किलो जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, किलो जूल, सॉरी, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, किलो जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, किलो जूल होता है। कार्य का बीमा क्या हो जाएगा, कार्य का बीमा यानी मात्रक क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2, तो केजी के लिए एम आ जाएगा, मीटर का लंबाई के लिए एल आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर है तो एल पर पावर 2 हो जाएगा, और सेकेंड पर पावर -2 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टी पर पावर -2, यानी कार्य का बीमा क्या हो जाएगा, ml/2 t/-2, ठीक है। ml/2 t/-2 ये कार्य का बीमा हो जाएगा, ठीक है। कार्य का बीमा क्या हो जाएगा, ml/l² t/-2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका कार्य का बीमा। कार्य एक कैसा राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। कार्य क्या है, एक आपका अदिश राशि है, ठीक है। कार्य क्या है आपका, कार्य कैसा राशि है, अदिश राशि
है। ठीक है, कार्य क्या है आपका? अदिश राशि है। एग्जाम्पल, अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। ठीक है, अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। दीवार पर अगर धक्का लगाएंगे तो दीवार क्या होगा? विस्थापित नहीं होगा, इसीलिए विस्थापन अगर शून्य है तो कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। अगर किसी व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति क्या होता है 10 केजी या 50 केजी या 100 केजी कितना भी केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो इसका तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य होता है। नेक्स्ट, अगर कोई कूली 100 केजी का बोझा लेकर मीलों दूर भी चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपका कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 100 केजी का बोझा लेकर अगर चलेगा, मीलों दूर भी चलता है, तो किया गया कार्य का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि बल क्या हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा और विस्थापन क्या हो जाएगा? सामने की ओर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, जिस कारण से बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या है कि एफ एस कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्यों का मान शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और फिर वापस क्या होता है? उतर जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है फिर वापस क्या होता है? उतर जाता है, तो कार्य क्या हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या हो गया आपका? शून्य हो गया। ठीक है, किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। किया गया कार्य जो है आपका क्या क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, किया गया कार्य क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। उठाकर रखने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, उठाकर रखने में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, उठाकर रखने में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। घर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य का मान ऋणात्मक होता है। घर्षण के बल के द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, घर्षण के द्वारा जो कार्य होगा उसका मान जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, कार्य शून्य होने की स्थिति में कार्य एफ एस की दिशा और एफ एस के बीच का कोण। ठीक है, अगर कार्य धनात्मक है, ठीक है, अगर कार्य धनात्मक है इसका मतलब एफ एस के एफ और एस की दिशा क्या होगा? समान होगा। ठीक है, अगर कार्य धनात्मक है तो वो क्या हो जाएगा? एफ और एस की दिशा क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, यानी जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में क्या हो जाएगा? आपका विस्थापन हो जाएगा। तो कार्य क्या होगा आपका? धनात्मक। ठीक है, और कोण क्या हो जाएगा? एफ एस जीरो होना चाहिए। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में होगा तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? जीरो ही होगा। ठीक है, तो कार्य अगर धनात्मक अ, होगा इसका मतलब क्या है कि एफ और एस एक ही दिशा में हो रहा है, दोनों का दिशा क्या है? समान है, और एफ और एस के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, धनात्मक या न्यूनतम। ठीक है, ऋणात्मक या न्यूनतम कब होगा? जब एक दूसरे एफ जिस दिशा में बल लग रहा होगा उसके विपरीत दिशा में क्या हो रहा होगा? विस्थापन हो रहा होगा। ठीक है, जब जिस दिशा में बल लग रहा होगा उसके विपरीत दिशा में अगर विस्थापन हो रहा होगा तो आपका कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक या फिर न्यूनतम। और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्या है कि एक दिशा जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसके दूसरे विपरीत दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। तो कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, और दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कार्य शून्य होने की स्थिति में एफ एस थीटा और डब्ल्यू। देखो, तो आपका अगर फोर्स जीरो है, ठीक है, और एस जीरो नहीं भी है, थीटा 90 नहीं भी है, तो आपका कार्य जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो अगर एफ आपका जीरो हो गया, ठीक है, एफ अगर जीरो हो गया, क्या है कि डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, तो एफ अगर जीरो हो गया और इधर कोई जीरो नहीं भी है तो वो डब्ल्यू आपका वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर एफ जीरो नहीं है और एस जीरो हो गया, ठीक है, और थीटा भी 90
नहीं भी है, ठीक है, तो भी आपका वर्क क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, तो एफ भी जीरो हो जाएगा तो पूरे को गुना करके जीरो हो जाएगा, एस भी जीरो हो जाएगा तो पूरे को गुना करके जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर एफ जीरो नहीं है, एस भी जीरो नहीं है और थीटा 90 डिग्री हो गया तो भी आपका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी एफ जीरो हो गया तो पूरा वर्क जीरो, या एस जीरो हो गया तो पूरा वर्क जीरो, या फिर 90 दोनों एफ और एस के बीच का कोण हो गया 90 डिग्री तो वर्क भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एफ जीरो, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, उसमें से कोई एफ जीरो हो गया तो वर्क भी जीरो, एस जीरो हो गया तो वर्क भी जीरो, और कौन ही दोनों एफ और एस के बीच का कौन ही 90 डिग्री हो गया तब क्या हो जाएगा, वर्क शून्य हो जाएगा। ये आपका एक वस्तु है, ठीक है, इस पर इस दोनों के बीच 10 न्यूटन का बल उधर लग रहा है, ठीक है, और 5 मीटर इधर विस्थापित हो रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच का कोण कितना है, 30 डिग्री। अगर कोई वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है, ठीक है, वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। आपका फोर्स कितना दिया हुआ है, W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, F कितना है 10 न्यूटन और S कितना है 5 मीटर विस्थापित हो रहा है तो S कितना हो जाएगा 5 मीटर, और थीटा कितना हो जाएगा दोनों के बीच का 30 डिग्री, तो एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 10×50 और कॉस थीटा का वैल्यू क्या, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 25√3। अगर थीटा का मान नहीं दिया रहे तो थीटा का मान 0 डिग्री मान लेना है, ठीक है। अगर थीटा का मान नहीं दिया हुआ है तो थीटा का मान कितना ले लेना है, 0 डिग्री ले लेना है, ठीक है। अगर थीटा का मान कुछ नहीं दिया है तो थीटा का मान क्या लेना है, 0 डिग्री। अगर किसी वस्तु का पर 10 न्यूटन बल आरोपित होता है और वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, 10 न्यूटन बल लग रहा है, ठीक है, और वस्तु बल की दिशा में, ठीक है, 5 मीटर क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, ठीक है। तो W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो F हो गया आपका 10 न्यूटन और S हो गया 5 मीटर, तो 10×5 = 50 और cos 0 का 1, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 50, 10×50। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक है, F और S दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो थीटा का मान क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो थीटा का मान कितना होगा, 180 डिग्री, और बल तथा विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है, और बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये आपका बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है, तो बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होगा, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। गुरुत्वाकर्षण द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, U बराबर क्या होगा, एफ एस, और ये क्या हो जाएगा, एस यानी आर हो गया, ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, G m1m2/r², एफ बराबर क्या होता है, G m1m2/r², और इंटू एस क्या हो गया, आर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर होगा, ठीक है। तो r² से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो U बराबर क्या हो गया, G m1m2/r, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, G m1m2/r। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। संबंधित क्षेत्र में किया गया कार्य महत्तम होता है, इस क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य क्या होगा, महत्तम होगा, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य क्या होगा, महत्तम होगा। इस क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य ऋणात्मक होता है और गुरुत्वाकर्षण के दिशा में कार्य धनात्मक होता है, और गुरुत्वाकर्षण के साथ कार्य धनात्मक होता है।
ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य ऋणात्मक होता है और गुरुत्वाकर्षण के दिशा में कार्य धनात्मक होता है और गुरुत्वाकर्षण के साथ कार्य धनात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य mgh होता है जिसमें h ऊंचाई में अंतर है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य क्या होगा, महत्तम होता है। ठीक है। इस क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य ऋणात्मक होता है और गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य धनात्मक होता है और गुरुत्वाकर्षण के साथ कार्य धनात्मक होता है और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, mgh होता है जिसमें h क्या है, ऊंचाई में अंतर। अब आते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार के ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है। सभी प्रकार के ऊर्जा का जितना भी ऊर्जा है उसका SI मात्रक जो है वो आपका क्या होगा, जूल होगा। ठीक है। जितना भी आपका मात्रक, जितना भी आपका ऊर्जा है, ठीक है, सबका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक है। जितना भी सभी प्रकार के ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और CGS मात्रक क्या हो जाएगा, अर्ग। ठीक है। ऊर्जा का CGS मात्रक, जितना भी आपका ऊर्जा का जितना भी ऊर्जा है सबका CGS मात्रक क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। ठीक है। और जितना भी ऊर्जा है सबका SI मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है। जितना भी ऊर्जा है सबका SI मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और जितना भी ऊर्जा है सबका CGS मात्रक क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। ठीक है। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। ऊर्जा जो है आपका कैसा राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। ऊर्जा कैसा राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। ऊर्जा कैसा राशि है आपका, अदिश राशि है। ठीक है। ऊर्जा आपका कैसा राशि है, अदिश राशि है। ऊर्जा का वाणिज्य इकाई किलोवाट आवर होता है। ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। ठीक है। ऊर्जा का वाणिज्य इकाई किलोवाट आवर होता है। ठीक है। ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर होता है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है। ऊर्जा क्या होता है, विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे द्रव्यमान ऊर्जा हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, उष्मीय ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया इत्यादि। ठीक है। तो ऊर्जा क्या होता है, विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे क्या, कौन सा, द्रव्यमान ऊर्जा हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, उष्मीय ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। ठीक है। तो ये ऊर्जा के क्या है, विभिन्न प्रकार हैं। अब आते हैं द्रव्यमान ऊर्जा यानी मास एनर्जी। प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होता है जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक द्रव्य में क्या होता है, उसके द्रव्यमान के कारण, ठीक है, किसके कारण, उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है जिसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। द्रव्यमान, प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होता है जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। ठीक है। E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। E क्या है आपका, पदार्थ में निहित ऊर्जा। ठीक है। E क्या है आपका, पदार्थ में निहित ऊर्जा। ठीक है। E क्या है आपका, पदार्थ में निहित ऊर्जा। M क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान। और C क्या है, प्रकाश का वेग। यानी C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो E इक्वल टू mc स्क्वायर में E क्या है, पदार्थ में निहित ऊर्जा, और M क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान, और C क्या है, प्रकाश का वेग। यानी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यह आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। ठीक है। ये E इक्वल टू mc स्क्वायर जो है ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। ठीक है। E इक्वल टू mc
स्क्वायर। ठीक है, ई क्या हो गया, पदार्थ में पदार्थ में निहित ऊर्जा, एम क्या हो गया उसका द्रव्यमान, और सी क्या हो गया प्रकाश की वेग, यानी 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह किसके द्वारा इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो समीकरण दिया हुआ है, ये किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसे सापेक्षिकता का सिद्धांत अथवा इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या क्या कहा जाता है, इस इस सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है, आपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या होगा, आपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। ठीक है, क्या क्या बोला, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, यानी E इक्वल टू क्या हो गया एम सी स्क्वायर। ठीक है, इस नियम पर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत नहीं लागू होता है। ठीक है, इस नियम पर क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत नहीं लागू होता है। ठीक है, इस नियम पर क्या होता है, द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत नहीं लागू होता है। प्राकृतिक प्राकृतिक में सभी वस्तु में ऊर्जा होता है, लेकिन केवल गतिशील वस्तु द्वारा ही कार्य किया जाता है। प्रकृति में क्या होता है, सभी वस्तु में ऊर्जा होता है। ठीक है, लेकिन केवल गतिशील वस्तु द्वारा ही कार्य किया जाता है। ठीक है, जितना भी प्राकृतिक में वस्तु है, सभी वस्तु के पास क्या होता है, ऊर्जा होता है, लेकिन केवल गतिशील वस्तु द्वारा ही कार्य किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है आपका मुख्यतः दो प्रकार का, कौन कौन सा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कौन कौन सा, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, कौन कौन सा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जोड़ स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब देखेंगे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गति करने वाले वस्तु में क्या होता है, गति करने वाले वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गति करने वाले वस्तु में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गति करने वाले वस्तु में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। तो माना कि अगर कोई वस्तु अग, अ, माना कि कोई वस्तु अगर वेग से गतिशील हो तो एम द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर भी वेग से गतिशील हो। ठीक है, अगर कोई वस्तु भी वेग से गतिशील हो और उसका द्रव्यमान क्या है, एम हो, तो क्या होगा, गतिज एक समान वेग या शून्य त्वरण वाले बिंदु का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, एक समान क्या था, अगर आपका क्या है, द्रव्यमान यानी मास क्या है, एम है। ठीक है, और उसका वेग यानी वेलोसिटी क्या है, वी है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जो होगा, अगर एक समान वेग से और शून्य त्वरण से हो रहा है, ठीक है, एक समान वेग से गति कर रहा है यानी कि शून्य त्वरण है, तो आपका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन अगर असमान वेग या एक समान त्वरण वाले पिंड का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर दोनों का वेग क्या, असमान वेग है। ठीक है, वेग क्या है, असमान वेग है। ठीक है, और त्वरण क्या है, एक समान है, तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, एक समान वेग है, तब क्या हो जाएगा, एक समान वेग और त्वरण क्या है, शून्य है, तो 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, और असमान वेग तथा एक समान त्वरण है तो 1/2 m
v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। गतिज ऊर्जा वेग में अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होगा, वेग में अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, वेग में अंतर पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है एवं यह ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होगा आपका, हमेशा धनात्मक होगा एवं यह ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम कभी ऋणात्मक होगा नहीं, वी कभी ऋणात्मक होगा नहीं। वी अगर वी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा एवं यह क्या होगा, ऊंचाई पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, कोई कार क्या बोल रहा है, किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग के का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग अगर u था, ठीक है, तो v क्या हो जाएगा, 4u। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है। आरंभिक ऊर्जा से 2 गुना हो जाता है, या आरंभिक ऊर्जा का 4 गुना हो जाता है, या फिर आवर्तक ऊर्जा की 16 गुनी हो जाती है। ठीक है, आरंभिक ऊर्जा, ठीक है, आरंभिक ऊर्जा की 16 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कोई कार है किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त होता है, तो इस प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में कार्य की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। कुछ प्रमुख ऊर्जा का कुछ प्रमुख प्रकार की ऊर्जा, कौन कौन सा, गैर परंपरागत या अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है और और नष्ट ना होने वाला हो। ठीक है, जो वर्तमान में क्या किया जा रहा हो, प्रयोग किया जा रहा हो और नष्ट ना होने वाला हो, जैसे भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा तथा ज्वार ऊर्जा। ये सब क्या है आपका, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। यानी गैर परंपरागत या अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत किसको बोलेंगे, जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है और अस्पष्ट और नष्ट ना होने वाला हो। ठीक है, मतलब यूज भी किया जा रहा है और वो कभी नष्ट नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा तथा ज्वार ऊर्जा। ये सब आपका क्या है कि यूज हो रहा है, कभी ये नष्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश या फिर वायु, ये सब क्या है आपका, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, या फिर वायु। ठीक है, ये सब आपका क्या है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जीवाश्म का उपयोग होता है। ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जीवाश्म का उपयोग होता है। ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जीवाश्म का उपयोग होता है। ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किसका उपयोग होता है, जीवाश्म का उपयोग होता है। ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन है क्या, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, जो पहले से प्रयोग में लाया जा रहा है और नष्ट होने वाला हो। ठीक है, जो पहले से यूज किया जा रहा है और अब क्या हो रहा है, नष्ट होने वाला हो, मतलब खत्म होने वाला हो। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, तेल हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ये सब क्या आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। ये
कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स उसको बोलेंगे कि जो जिसको यूज किया जा रहा है और आने वाले समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, तेल, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब क्या है आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत। महासागरीय महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है महासागरों के भिन्न भिन्न स्तर पर ताप में अंतर, और ये कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है, क्या कारण है, महासागरों के भिन्न भिन्न स्तर पर ताप में अंतर। ठीक है, जो अंतर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस का। अगर किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर किसी वस्तु का वेग क्या बोल रहा है, दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना। ठीक है, कितना गुना, 4 गुना। कैसे, देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है आपका 1/2 mv², हाफ mv²। ठीक है, और नया वाला जो होगा उसका वेग क्या कर दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है, तो के नया वाला जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुना पुराने वाले का, पुराना वाला। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 4, 2 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, हाफ mv²। ठीक है, तो के नया वाला बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना पुराना। ठीक है, तो नया जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, पुराने वाले का 4 गुना हो जाएगा। कितना हो गया, 4 गुना, और बढ़ गया कितना, 3 गुना। ठीक है, तो अगर 3 गुना बढ़ गया अगर पूछा जा रहा है तो 3 गुना मार सकते हैं, बट अभी 4 गुना ही लिया जाता है, इसलिए क्या करना है, 4 गुना ही मारना है। ठीक है, तो कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना, लेकिन अगर बढ़ गया है एक्चुअल में देखा जाए तो 3 गुना बढ़ा है। ठीक है, कार्य ऊर्जा और दूरी में संबंध। ठीक है, कार्य ऊर्जा दूरी और दूरी में संबंध क्या है, जब दो अलग अलग ऊर्जा, ठीक है, जब क्या होगा, दो अलग अलग ऊर्जा यानी K1 होगा, ठीक है, और क्या होगा, K2 होगा। ठीक है, दो अलग अलग ऊर्जा होगा K1 K2 वाले पिंड अलग अलग वेग यानी V1 और V2। ठीक है, अलग अलग वेग V1 और V2 से गति करे तो समान बल लगने से S1 और S2 दूरी पर रुकेगी। ठीक है, समान बल लगने पर दोनों में बल क्या लग रहा है, समान लग रहा है। ठीक है, तो कितना दूरी पर, S1 और S2 दूरी पर रुकेगी, तब क्या होगा, तो S1 बटे S2 बराबर क्या हो जाएगा, K1 बटे K2, यानी कि K1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ M1 V1 का स्क्वायर, और K2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ M2 V2 का स्क्वायर। यानी कि हमारा क्या आ गया, K समानुपाती किसका हो जाएगा, S का। ठीक है, K समानुपाती किसका हो जाएगा, S का। ठीक है, तो जब दो अलग अलग ऊर्जा वाले पिंड अलग अलग वेग से गति करे तो समान बल लगने से S1 तथा S2 दूरी पर रुकेगी, यानी जितना एनर्जी होगा उतना ज्यादा दूरी में रुकेगा। ठीक है, जब दो समान द्रव्यमान का पिंड एक समान बल लगता है तो पहला जिसका गतिज ऊर्जा 25 जूल है वह 40 मीटर बाद रुकता है, दूसरा पिंड 45 मीटर बाद रुकता है, तो दूसरे पिंड का गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, तो देखो, पहला का काइनेटिक एनर्जी कितना है 25 जूल, और S1 कितना 40 मीटर पे रुक रहा है। ठीक है, दूसरे का S2 कितना है 45 मीटर, और दूसरे का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पहले का काइनेटिक एनर्जी बटे दूसरे का काइनेटिक एनर्जी बराबर S1 बटे S2, यानी 25 बटे दूसरे का काइनेटिक एनर्जी बराबर 40 बटे 45। इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरे का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 225 बटे 8 जूल। ठीक है, तो पहले का Ke1 क्या है आपका 25 जूल। ठीक है, Ke1 क्या है आपका, पहले का काइनेटिक एनर्जी कितना है 25 जूल, और पहले का जो कितना दूरी में रुकेगा यानी S1 कितना है 40 मीटर मीटर। ठीक है, और S2 कितना है आपका 45 मीटर, यानी दूसरा कितने दूरी पर जाकर रुक रहा है 45 मीटर की दूरी पर, और दूसरे काम को क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, S1 बटे S2 या फिर के ई
काइनेटिक, पहले का काइनेटिक एनर्जी बटे दूसरे का काइनेटिक एनर्जी बराबर पहला जितना दूरी पर रुका बटे दूसरा जितना दूरी पर रुका। तो ये क्या हो जाएगा, पहले का काइनेटिक एनर्जी कितना है 25 और दूसरे का काइनेटिक एनर्जी हमको पता करना है। ठीक है, तो S1 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा बटे S2 कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरे का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, दूसरे का काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 45 गुना 25 बटे 40। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पंजे 40, 9 पचे 45, 25 नमा 225 बटे 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कार्य ऊर्जा और दूरी में संबंध, केस नंबर 2, जब दोनों पिंड समान वेग से गतिमान हो तो। ठीक है, जब क्या होगा, वेग क्या, जब पिंड क्या होगा समान वेग से गतिमान होगा तब क्या हो जाएगा, S1 बटे S2 बराबर क्या हो जाएगा हाफ M1, दोनों का वेग क्या है समान है तो V स्क्वायर बटे 1/2 M2 V स्क्वायर। ठीक है, भी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, S1 बटे S2 बराबर क्या हो जाएगा M1 बटे M2। ठीक है, M1 बटे M2, यानी S समानुपाती किसके हो जाएगा M का, यानी जितना ज्यादा अगर मास रहेगा तो वो दूरी ज्यादा तय करेगा। ठीक है, अब देखो जब दो वस्तु एक समान बल लगता है, ठीक है, जब दो वस्तु पर क्या होगा एक समान बल लगता है जिसका वेग समान हो तथा पहला पिंड 10 मीटर बाद रुकता हो जिसका द्रव्यमान 5 केजी है, दूसरा पिंड जिसका द्रव्यमान 10 केजी है, कितना दूरी पर रुकेगा। ठीक है, दोनों पर बल क्या लग रहा है समान लग रहा है, जिसका वेग भी क्या है समान है, तो पहला पिंड 10 मीटर बाद रुक रहा है, यानी S1 कितना है आपका 10 मीटर। ठीक है, और दूसरा पहला पिंड 10 मीटर बाद रुकता है, दूसरा का द्रव्यमान यानी M2 बराबर कितना है 5 केजी। ठीक है, सॉल्यूशन M1 कितना है 5 केजी, S1 कितना है 10 मीटर और M2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान आपका कितना है, सॉरी M1 भी आपका क्या हो जाएगा 5 केजी और दूसरे का M2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 10 केजी। ठीक है, तो S2 आपको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं S1 बटे S2। ठीक है, S1 बटे S2 बराबर M1 बटे M2, यानी कि S1 कितना हो गया आपका 10 और S2 कितना हो गया आपका हमको पता करना है, और M1 कितना हो जाएगा 5 और M2 कितना हो जाएगा 10, तो S2 कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो जब दो वस्तु समान बल लगता है जिसका वेग समान हो तो पहला पिंड 10 मीटर बाद रुकता है जिसका द्रव्यमान क्या है 5 केजी, दूसरा पिंड का द्रव्यमान कितना है 10 केजी, तो कितना दूरी पर रुकेगा। ठीक है, S2 बराबर कितना हो गया 20 मीटर, अतः वस्तु क्या होगा 20 मीटर बाद रुक जाएगा। ठीक है, कार्य ऊर्जा और दूरी में संबंध। ठीक है, तीसरा क्या है, जब दोनों पिंड का द्रव्यमान क्या हो समान हो तब क्या हो जाएगा, दोनों पिंड का जब द्रव्यमान समान हो जाएगा तो S1 बटे S2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 M V1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का वेग अलग अलग है। ठीक है, और 1/2 M V2 का स्क्वायर, तो M कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ हाफ 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो S1 बटे S2 बराबर क्या हो जाएगा V1 का स्क्वायर बटे V2 का स्क्वायर, यानी S समानुपाती किसके हो जाएगा V का, V स्क्वायर का। ठीक है, S समानुपाती किसका हो जाएगा V स्क्वायर का। जब समान बल दो पिंड जब समान बल दो पिंड जिसका द्रव्यमान समान है, ठीक है, समान बल लग रहा है और द्रव्यमान भी क्या है समान है, रोकने के लिए बल लगता है तो पहला वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है तो 20 मीटर बाद रुकता है, दूसरा वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो वह कितनी दूरी पर रुकेगा, तो कितना कैसे निकालेंगे, तो V1 आपका क्या है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और
S1 कितना कितना दूरी पे रुक रहा है पहला वस्तु 20 मीटर के दूरी पे, और दूसरा का यानी V2 कितना है आपका 6 मीटर पर सेकंड। और हम लोग क्या जानते हैं S1 बटे S2, ठीक है। V2 कितना है 6 मीटर पर सेकंड और S2 हमको चाहिए, ठीक है। तो S1 बटे S2 बराबर क्या होता है V1 का स्क्वायर बटे V2 का स्क्वायर, यानी कि S1 कितना है आपका 20 है और S2 कितना है निकालना है हमको, ठीक है। V1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर, ठीक है, V2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा S2 बराबर हो जाएगा 20 × 36/16, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा S2 बराबर 45 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। कार्य ऊर्जा और दूरी में संबंध क्या है, जब दो पिंड समान वेग से गतिशील हो तो समान बल द्वारा रोकने में लगा समय, ठीक है। जब क्या बोल रहा है दो समान वेग से गतिशील हो तो समान बल द्वारा रोकने में लगा समय, ठीक है। तो इसमें क्या है मास समान है, ठीक है। तो M1 सॉरी पिंड में वेग समान है, ठीक है। तो M1 भी हो जाएगा बटे वेग इसका समान है, ठीक है। तो और T1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका M2 V/T हो जाएगा, तो V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा M1/T1 बराबर M2/T2, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे तो T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा M1/M2, ठीक है। तो यानी कि आपका V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा M1/M2, यानी T जो हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा किसका M का यानी द्रव्यमान का, ठीक है। जब दो पिंड समान वेग से गतिशील है, ठीक है, दो पिंड क्या है समान वेग से गतिशील है और एक का द्रव्यमान 10 केजी है, यानी M1 कितना है 10 केजी है, ठीक है। M1 कितना है 10 केजी, समान बल लगने पर वह 20 सेकंड बाद रुकता है, यानी T1 कितना है आपका 20 सेकंड, ठीक है। दूसरा वस्तु 20 केजी का है, ठीक है, यानी M2 कितना है आपका 20 केजी है, ठीक है। तो वह कितने देर बाद रुकेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे M1 आपको दिया हो गया है 10 केजी, T1 दिया हुआ है 20 सेकंड, ठीक है। M2 भी दिया हुआ है 20 केजी और T2 भी दिया है आपका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब क्या जानते हैं T1/T2 बराबर M1/M2, ठीक है। T1/T2 बराबर M1/M2। तो T1 कितना है 20, T2 हमको निकालना है बराबर M1 कितना हो जाएगा 10 और M2 कितना हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो T2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 40 सेकेंड, ठीक है। T2 कितना आ जाएगा हमारा 40 सेकेंड, यानी वस्तु 40 सेकेंड बाद रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा वस्तु कितना होगा 40 सेकेंड बाद रुकेगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड के गतिज ऊर्जा में अंतर पर निर्भर करता है, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड के गतिज ऊर्जा में अंतर पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी W बराबर क्या हो जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu², ठीक है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य जो होगा उस पिंड के गतिज ऊर्जा में अंतर पर निर्भर करेगा, ठीक है। यानी W बराबर क्या हो गया हाफ mv² माइनस हाफ mu², ठीक है। प्रकृति में सभी वस्तु में ऊर्जा होता है लेकिन केवल गतिशील वस्तु द्वारा ही कार्य होता है, ठीक है। प्रकृति में क्या होता है सभी वस्तु में ऊर्जा होता है लेकिन केवल गतिशील वस्तु द्वारा ही कार्य होता है। संवेग, संवेग क्या होता है, संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है, ठीक है। संवेग क्या है आपका, संवेग क्या है भौतिक राशि है, ठीक है। संवेग क्या है आपका भौतिक राशि है, ठीक है। संवेग क्या है आपका भौतिक राशि है जो क्या बताता है
गति की मात्रा, ठीक है, जो क्या बताएगा, गति की मात्रा, ठीक है। संवेग क्या है आपका, एक भौतिक राशि है जो क्या बताएगा, आपका गति की मात्रा, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। संवेग बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। संवेग बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना वेग, यानी संवेग p बराबर क्या हो गया, एम वी, ठीक है। एम क्या हो गया, मास, और वी क्या हो गया, आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो संवेग क्या होगा, भौतिक राशि होगा जो क्या करेगा, गति की मात्रा को बताता है, ठीक है। संवेग क्या होगा, भौतिक राशि होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, गति की मात्रा को बताता है। संवेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। और यानी कि संवेग को किसे डिनोट करते हैं, p से, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m, और वेग क्या हो जाएगा, v, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या हो गया, m v, ठीक है। p इक्वल टू क्या होता है, m v, ठीक है। p इक्वल टू क्या होता है, m v। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, t से गुना कर देंगे, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v गुने t बटे t, ठीक है। p इक्वल टू क्या हो गया, m v गुने t बटे t, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v t बटे टी, ठीक है। p इक्वल टू एम भी टी बटे टी हो गया। उसके बाद p इक्वल टू एम भी, एम रहने देते हैं, v बाय टी, ठीक है, v बाय टी इंटू टी, ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, एम v बटे टी, इसमें v बटे टी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, एम ए इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, एम ए इंटू टी हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें p इक्वल टू क्या है, एम वी टी बाय टी, ठीक है। तो एम वी बाय टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और एम ए जो होता है वो क्या होता है, आपका f, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या हो गया, आपका एफ इंटू टी, एफ क्या हो गया आपका फोर्स, और टी क्या हो गया आपका टाइम, ठीक है। तो पी क्या हो गया संवेग, एफ क्या हो गया फोर्स, और टी क्या हो गया आपका टाइम, ठीक है। तो पी इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, एफ इंटू टी, पी इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू टी। पी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, पी का पी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू टी, ठीक है, एफ इंटू टी, या फिर पी इक्वल टू एम भी होता है, ठीक है। पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी, ठीक है। तो P इक्वल टू एफ इंटू टी से अगर जाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर सेकेंड पर पावर -2 इंटू टी का हो जाएगा सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, न्यूटन, सॉरी, एफ का हो जाएगा के जी मीटर सेकेंड पर पावर -2, और इंटू टी का हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो के जी मीटर सेकेंड पर पावर कितना हो जाएगा, -1। तो p का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, के जी मीटर सेकेंड पर पावर -1, और p इक्वल टू एम भी पर आते हैं, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, m का हो जाएगा के जी, ठीक है, और v का होता है मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो के जी मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो दोनों से p इक्वल टू क्या हो गया, के जी मीटर सेकेंड इनवर्स। p का विमा क्या हो जाएगा, यानी संवेग का विमा, संवेग का विमा क्या हो जाएगा, एम एल टी -1, ठीक है। संवेग का विमा क्या हो जाएगा, एम एल टी -1, ठीक है। संवेग का विमा क्या हो जाएगा, एम एल टी -1। संवेग क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। संवेग कैसा राशि है, एक सदिश राशि है, ठीक है। संवेग कैसा राशि है, सदिश राशि है। संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था, ठीक है। संवेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। संवेग के बारे में किसने बताया था, सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम भी
स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर ऊपर एम से ऊपर नीचे एम से गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mv² गुने एम बटे एम, ठीक है। ऊपर नीचे क्या किए, एम से गुना कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 गुना m² v² बटे m, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p इक्वल टू क्या होता है एम वी, ठीक है। p इक्वल टू क्या होता है एम वी, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा एम वी, एम का स्क्वायर v का स्क्वायर, ठीक है। p इक्वल टू क्या होता है एम वी, ठीक है। तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा m² v², यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर बटे 2m, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया p² बटे 2m, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया p² बटे 2m। p क्या है आपका संवेग है, ठीक है, मोमेंटम। अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ठीक है। कितना कर रहा है, 10% का वृद्धि कर रहा है, ठीक है। किसमें, संवेग में, ठीक है। तो संवेग में वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है p² बाय 2m, यानी पहले 100 होगा तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर बटे 2m, ठीक है। 100 का स्क्वायर बटे 2m, ठीक है। 100 का स्क्वायर बटे 2m प्रारंभिक हो गया, ठीक है, या इनिशियल। और फाइनल कितना हो जाएगा, 10% का वृद्धि कर रहा है, यही ना कर रहा है, 10% का वृद्धि कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 110 का स्क्वायर बटे 2m, ठीक है। ये अंतिम हो गया। और कितना प्रतिशत का बदलाव अगर निकालना है तो क्या करेंगे, अंतिम वाले में से प्रारंभिक वाले को माइनस कर देंगे, यानी 110 का स्क्वायर बटे 2m माइनस 100 का स्क्वायर बटे 2m बटे प्रारंभिक, प्रारंभिक का यानी 100 का स्क्वायर बटे 2m गुना 100, ठीक है। ये प्रतिशत बदलाव है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2100 बटे 1/40 बराबर क्या हो जाएगा गुना 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21% आंसर, ठीक है। कितना हो गया 21%, यानी अगर हम किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर देते हैं तो उसके गतिज ऊर्जा में 21% का वृद्धि हो जाएगा। अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका संवेग में कितना प्रतिशत का अंतर होगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 100 144 का स्क्वायर बटे 2m माइनस 100 का स्क्वायर बटे 2m बटे 100 का स्क्वायर बटे 2m और इक्वल इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस बार सॉरी सॉरी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है p² बाय 2m, ठीक है। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टू पी स्क्वायर इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो p इक्वल टू क्या हो गया √2m इंटू √अंडर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लिए तो p फर्स्ट वाला जो इनिशियल होगा प्रारंभिक वाला होगा वो 100 होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 10√2 और 2m, और बाद में फाइनल में यानी 44% वृद्धि किया है तो 144 हो जाएगा, यानी 12√2m, ठीक है। तो प्रतिशत बदलाव क्या हो जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुना 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 12√2m माइनस 10√2m बटे 10√2m गुना 100, यानी प्रतिशत बदलाव बराबर क्या हो गया 2/10 गुना 100, यानी 20%। अगर हम गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि कर देते हैं तो उसका संवेग में 20% का बदलाव होगा।
ठीक है, अगर किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि क्या हो जाए तो उसके संवेग में 20% का बदलाव होगा। दो अलग अलग संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, दो अलग अलग संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? हल्के वाले का अधिक होगा। ठीक है, हल्के वाले का क्या होगा? गतिज ऊर्जा अधिक होगा। कैसे? देखिए, अगर ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? m1 है, और इसका संवेग क्या है? समान है। दोनों वस्तु का संवेग क्या है? समान है, और इसका काइनेटिक एनर्जी ke1 है। ठीक है, और दूसरा वस्तु ये है, ठीक है, इसका मास m2 है। p क्या है? दोनों का संवेग समान है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दोनों का अलग अलग होगा, इसका ke1 हो गया, इसका ke2। ठीक है, दोनों का द्रव्यमान अलग है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा अलग है, बट दोनों का संवेग क्या है? समान है। ठीक है, तो ke1 क्या हो जाएगा? p²/2m1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ke1 क्या हो जाएगा? 1/m1 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इधर क्या हो जाएगा? ke2 बराबर क्या हो जाएगा? p2/2m2 का p²/2m2, यानी कि ke2 भी जो है वो क्या हो जाएगा? मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होगा? जिसमें मास कम होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, गतिज ऊर्जा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? जिसमें मास कम रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। दो अलग अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान हो तो, ठीक है, दो अलग अलग द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा क्या हो? गतिज ऊर्जा समान हो तो संवेग क्या होगा? हल्के वाले का अधिक होगा, भारे वाले का अधिक होगा, या फिर दोनों का समान होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर अलग अलग द्रव्यमान है और तो वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा? भारी वाले का अधिक होगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा भारी वाले का क्या होगा? अधिक होगा। कैसे? अगर दोनों का द्रव्यमान क्या था? अलग अलग था, m1 हो जाएगा इसका, और संवेग भी क्या था? अलग अलग, लेकिन गतिज ऊर्जा समान था। ठीक है, ये भी दूसरा वस्तु है, उसका द्रव्यमान m2 है, संवेग p2 है, और गतिज ऊर्जा k ही है। ठीक है, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, लेकिन मास दोनों का अलग अलग है, और संवेग भी दोनों का क्या है? अलग अलग है। तो इसका ke बराबर क्या हो जाएगा? p1 का स्क्वायर बटे 2m1, और तो p1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी गुना दो 2m1। ठीक है, और तो p1 का होल स्क्वायर, p1 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा द्रव्यमान का। ठीक है, दोनों में काइनेटिक एनर्जी सेम है तो कांस्टेंट हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, तो p1 का स्क्वायर समानुपाती किसका हो जाएगा? m1 का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी p2 का स्क्वायर है बटे 2m2 है। ठीक है, p2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा गुना 2m2। ठीक है, तो ये भी p2 का स्क्वायर जो है आपका m2 का क्या हो जाएगा? समानुपाती, यानी मास जिसमें अधिक होगा उसमें संवेग अधिक होगा। ठीक है, मास जिसमें अधिक होगा उसमें संवेग अधिक होगा। नॉट पॉइंट, अगर काइनेटिक एनर्जी समान हो तो वो होगा जो होना चाहिए, और समान नहीं होगा रहने पर उल्टा होगा। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहा है? समान बोल रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? समान है। ठीक है, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी अगर समान है तो मास जिसमें ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, ठीक है, तो मास जिसमें कम होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा। ठीक है, यही बोला जा रहा है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी की सतह से h की ऊंचाई पर स्थित हो तो u बराबर क्या हो जाएगा? mgh। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? mgh। कोई वस्तु क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर m है, ठीक है, और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है तो उसमें उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या हो जाएगा? mgh, यानी स्थितिज ऊर्जा।
पोटेंशियल एनर्जी जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, एम जी एच। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान एम है और वो पृथ्वी से एच ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, एम जी एच में एम क्या हो गया आपका, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, एम क्या हो गया, वस्तु का द्रव्यमान। जी क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण, जो कि पृथ्वी पर लगभग 9.8 गुना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और एच क्या है, पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई। वस्तु में अणुओं की गति के कारण गतिज ऊर्जा तथा आणविक बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा उपस्थित होती है। ठीक है, अणु के गति के कारण क्या होता है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अणु के गति के कारण गतिज ऊर्जा। ठीक है, और आणविक बलों के कारण आणविक बलों के कारण क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अणु के गति के कारण क्या होगा, गतिज ऊर्जा, और अणु के बल आणविक बलों के कारण क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम तथा प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो अंतिम तथा प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। यानी गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, अंतिम तथा प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। जब कोई वस्तु ऊंचाई से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है तो कुल ऊर्जा एवं गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है, बाद बाकी सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, तो कुल ऊर्जा एवं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है, कुल ऊर्जा तथा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है, कुल ऊर्जा तथा गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है, बाकी सब कुछ क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, कोई वस्तु अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका कुल ऊर्जा तथा गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, नियत रहेगा, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जल विद्युत संयंत्रों में से संचित स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से रूपांतरित किया जाता है, जबकि यह प्रक्रिया जल के गतिज ऊर्जा द्वारा पूरा होता है। ठीक है, जल क्या है, विद्युत संयंत्रों में संचित स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित किया जाता है, जबकि यह प्रक्रिया जल के गतिज ऊर्जा द्वारा पूरा होता है। प्रश्न बनाते समय ऊपर उठाने में किया गया कार्य अगर उत्तर में ऋणात्मक माइनस है तो उत्तर माइनस होगा, नहीं है तो उत्तर प्लस होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन हम बनाते समय अ, ऊपर उठाने में किया गया कार्य अगर उत्तर में माइनस आ जाता है तो, और उत्तर में माइनस है तो माइनस पे ही टिक करना है, अगर माइनस नहीं है तो प्लस वाले को टिक करना है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, एम जी एच। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, एम जी एच। पी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, एम जी एच। ये सब आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अगर किसी 1 केजी द्रव्यमान को सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो किया गया कार्य होगा। ठीक है, शून्य, 9.8 जूल या 9.8 का स्क्वायर जूल या फिर नन। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, एम कितना है आपका, 1 केजी। ठीक है, एम कितना है, 1 केजी, और वस्तु की सतह से कितना ऊंचाई, एच कितना है, 9.8 मीटर। ठीक है, तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी एच। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी एच। एम कितना हो गया, 1 इंटू जी कितना हो जाएगा, 9.8 गुने, और एच भी कितना हो जाएगा, 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो 9.8 का होल स्क्वायर जूल। ठीक है, 9.8 का होल स्क्वायर जूल। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, एम जी एच, और एम क्या, द्रव्यमान कितना है, 1 है। जी का मान कितना होता है, 9.8, और एच का मान कितना है, 9.8। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9.8 का होल स्क्वायर जूल। किसी 1 केजी की वस्तु को 9.8 मीटर की ऊंचाई पर तक उठाए रखने में किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो उठा कर रखने में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, शून्य होगा, 9.8
का स्क्वायर का जूल होगा, 9.8 जूल होगा, या फिर नन होगा। ठीक है, तो उठाकर उठाने में किया गया कार्य भले mgh होता है, लेकिन उठाए रखने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, उठाए उठाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, mgh, और उठाकर रखने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। आधी ऊंचाई पर वस्तु की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु को हम फेंक रहे हैं, ठीक है, L ऊंचाई तक वो गया, ठीक है, तो आधी दूरी पर जो होगा, L/2 दूरी पर जो होगा, उस वक्त क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगा, समान होगा। कैसे होगा, हम लोग क्या जानते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, उसी से आता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2as। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो v क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो क्या बचा, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, नेक्स्ट, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 रह जाएगा, a की जगह पे क्या आ जाएगा, g, और l दूरी कितना कवर किया, l, तो ये हो जाएगा l। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2, काइनेटिक एनर्जी क्या था हमारा, गतिज ऊर्जा 1/2 एम यू स्क्वायर, तो 1/2 एम यू स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा, जी एल। ठीक है, एम जी एल, यानी कि अब स्थितिज ऊर्जा क्या होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। ठीक है, तो आपका एम जी एच यानी एम कितना, और एम रह जाएगा, जी जी रह जाएगा, और एच कितना आपका, L/2। ठीक है, तो L/2, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। एच आपका क्या हो जाएगा, L/2, तो एम जी एल, 1/2 एम जी एल। तो दोनों इस कंडीशन में क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आधी ऊंचाई पर वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होती है। आधी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा आधा होने के कारण गतिज ऊर्जा आधा होता है, ना कि गतिज ऊर्जा आधा होने के कारण। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर आधी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा आधा होने के कारण गतिज ऊर्जा आधा होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा आधा होता है, इसीलिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, आधा हो जाता है, ना कि गतिज ऊर्जा आधा होने के कारण स्थितिज ऊर्जा आधा होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आधी ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा आधा होने के कारण ही गतिज ऊर्जा क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, उल्टा नहीं होता है, गतिज ऊर्जा आधा होने के कारण स्थितिज ऊर्जा आधा नहीं होता है। ठीक है, तो आधी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा आधी होने के कारण ही गतिज ऊर्जा आधा होता है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी स्प्रिंग से प्रसार उत्पन्न होने के लिए बल लगाना पड़ता है। यदि बल F तथा उत्पन्न प्रसार x है तो क्या होगा, F समानुपाती x होगा, और F बराबर क्या हो जाएगा, kx। ठीक है, किसी स्प्रिंग से प्रसार उत्पन्न करने के लिए बल लगाना पड़ता है। यदि बल F तथा उत्पन्न प्रसार x है, ठीक है, बल क्या है आपका, F है, और उत्पन्न प्रसार क्या होगा, x, तो दोनों F और x क्या होगा, समानुपाती होगा, और समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो F बराबर क्या हो गया, kx, जहाँ के क्या है, एक स्थिरांक है, जैसे जिसे बल नियतांक कहते हैं। ठीक है, के क्या है आपका, स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं, बल नियतांक कहते हैं। बल नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। एफ बराबर क्या है, एफ बराबर के एक्स है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, F/x हो जाएगा। ठीक है, और F का क्या होता है, न्यूटन होता है, और x का क्या हो जाएगा, x क्या है, लंबाई ही है। ठीक है, प्रसार क्या है, लंबाई है, तो मीटर, यानी न्यूटन न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो के आपका बल नियतांक का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन हो तो स्प्रिंग का नियतांक का मान के हो तो, ठीक है, तो उस स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, 1/2 स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन हो तो स्प्रिंग नियतांक का
और स्प्रिंग नियतांक का मान k हो तो उस स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 kx² यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 kx²। किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने दोनों स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, किसी स्प्रिंग को खींचो या दबाओ, दोनों स्थिति में स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर किसी स्प्रिंग को खींचते हैं या फिर दबाते हैं तो उस कंडीशन में आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई 60 मीटर से 70 मीटर कर दी जाती है और उसका स्प्रिंग नियतांक 10 न्यूटन पर मीटर होता है, तो उस स्प्रिंग में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो कितना एक्स कितना हो जाएगा आपका, कितना से कितना हो गया, 60 से 70 यानी 70 घटाओ 60 हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स क्या हो गया आपका, 0.10 मीटर। ठीक है, और के का वैल्यू कितना दिया है आपका, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, काइनेटिक सॉरी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 kx²। ठीक है, तो 1/2 कितना हो गया और k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 और x² यानी कि 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 ये कितना हो जाएगा, 0.10 का स्क्वायर यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का कितना हो जाएगा, 0.5 जूल। तो अगर किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, या फिर घटाते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ट्रिक है, पी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, इस कंडीशन में एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सत धरती पे है। ठीक है, ये क्या है, धरती पे है, पृथ्वी पर है और ये स्थिर है। ठीक है, तो स्थिर है तो इस पर क्या होगा, ये केस नंबर 1 मान ले रहा है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पृथ्वी पर है और क्या है, स्थिर है। तो इस कंडीशन में इसका एच क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो पीई बराबर जो होता है mgh, एच अगर 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एच अगर 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें वी क्या है, जीरो है, स्थिर, ये स्थिर है तो इसमें स्थिर है तो इसमें वेलोसिटी नहीं होगा, तो वेलोसिटी नहीं होगा यानी 0 होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 का है कि काइनेटिक एनर्जी क्या आता है, 1/2 mv² और v जब 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु स्थिर है, धरती पर है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा। ठीक है, दूसरा लेते हैं, ये भी वस्तु क्या है, पृथ्वी पर है और क्या है, ये गति में है। ठीक है, गति में है, इसका मतलब एच तो इसके पास नहीं होगा लेकिन वी होगा। ठीक है, ये केस नंबर 2, इसमें एच बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया, 0। ठीक है, एच अगर 0 हो गया, वस्तु क्या है, पृथ्वी पर ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एच क्या होगा, 0 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है, mgh। तो एच 0 हो गया तो वो पी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0। और धरती पर है तो भी क्या होगा, आप गति, ये वस्तु क्या है, गति में है तो भी 0 नहीं होगा। तो भी अगर 0 नहीं होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु धरती पे है, स्थिर है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों 0 होगा। अगर कोई वस्तु स्थिर है, सॉरी गति में है, धरती पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा। ठीक है, और यही वस्तु कोई अगर एच ऊंचाई पर है, ठीक है, केस नंबर 3, वस्तु है, ठीक है, ये स्थिर है, एच ऊंचाई पर है, स्थिर है, तो इसमें एच क्या होगा, ठीक है, एच बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि एच बराबर 0 नहीं है तो एच कुछ होगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और वी अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्थिर है। ठीक है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गया। चौथा केस लेते हैं, कोई वस्तु है, ये क्या है, गति में है। ठीक है, तो गति में है, इसके पास ऊंचाई कुछ है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, कुछ होगा।
जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, गति में है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होगा। इसमें साफ साफ ये समझना है कि कोई वस्तु क्या है, धरती पर है। ठीक है, कोई वस्तु धरती पर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी धरती पर है और क्या है, स्थिर है। ठीक है, रुका हुआ है। ठीक है, रेस्ट में है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और कोई वस्तु अगर धरती पर है, ठीक है, और क्या है, गति में है यानी मोशन में है। ठीक है, मोशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, और कोई वस्तु क्या है, एच ऊंचाई पर है। ठीक है, तो एच अगर जीरो के बराबर नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और अगर स्थिर है, ठीक है, तो वी भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, कोई वस्तु अगर एच ऊंचाई पर है और स्थिर है तो वी क्या होगा, जीरो होगा। अगर वी अगर जीरो हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और कोई वस्तु गति में है और एच ऊंचाई पर है। ठीक है, गति में है तो एच ऊंचाई पर, एच भी बराबर जीरो नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। और गति में है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा आपका, जीरो के बराबर नहीं होगा। सेकंड दो में केस दो में पोटेंशियल एनर्जी अधिक न्यूनतम होने के कारण इसे शून्य मान लिया जाता है। ठीक है, केस टू में जब आपका वस्तु क्या था, गति में था और धरती पे था, तो उस कंडीशन में आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बहुत न्यूनतम आता है, जिसे क्या मान लिया जाता है, शून्य मान लिया जाता है। ठीक है, इसी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण क्या क्या है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण, तना हुआ धनुष या स्प्रिंग। ठीक है, तना हुआ धनुष या फिर स्प्रिंग, दबा हुआ गद्दा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। ठीक है, तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, दबा हुआ गद्दा, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, छत से लटका हुआ पंखा। ठीक है, चलता हुआ नहीं, सिर्फ लटका हुआ। ठीक है, तो गतिज स्थितिज ऊर्जा के क्या क्या एग्जाम्पल है, तना हुआ धनुष या स्प्रिंग। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आपका एच नहीं होगा। ठीक है, दबा हुआ गद्दा, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, छत से लटका हुआ पंखा, आकार में बदला आकार में बदलाव के कारण। ठीक है, आकार में बदलाव के कारण कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, शरीर शरीर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, शरीर में कौन सा ऊर्जा होता है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, कॉइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। कॉइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। बांध में भंडारित पानी, ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। चाबी वाली घड़ी या खिलौना, ये भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तना हुआ गुलेल, ये भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा के उदाहरण। ठीक है, जिसमें क्या होगा, गति होगा यानी जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का। ठीक है, चलती हुई बस या ट्रेन। ठीक है, रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों के उदाहरण। ठीक है, जो यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण, जो क्या होगा, एच भी होगा और गति में भी होगा। छत पर दौड़ता लड़का। ठीक है, चलता हुआ पंखा, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, लड़, लड़क लुढ़कती हुई वस्तु। ठीक है, उड़ती हुई पतंग, चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांकन के मान की खोज की। ठीक है, जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया। ठीक है, किसने, जूल ने। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से क्या किया, सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज किया। अब क्या है, यंत्र और ऊर्जा में
परिवर्तन। ठीक है, विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो या फिर विद्युत जनरेटर। ठीक है, डायनमो या विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत सेल रासायनिक से विद्युत, लाउड स्पीकर विद्युत से ध्वनि, माइक्रोफोन ध्वनि से विद्युत। ठीक है, डायनमो या विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। मोटर हो गया या फिर विद्युत मोटर हो गया, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर हो या विद्युत मोटर हो, विद्युत ऊर्जा से क्या करेगा, ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा से की को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वाद्य यंत्र क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, वाद्य यंत्र क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बारिश, बारिश क्या होता है आपका, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। ठीक है, बारिश क्या होता है, स्थितिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि क्रमशः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होता है। ठीक है, जब किसी गेंद को हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो अगर गतिज ऊर्जा जितना कमेगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा वृद्धि होगा। ठीक है, और जितना गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा। ठीक है, जब किसी गेंद को ऊपर से नीचे हम फेंकेंगे तो जितना गतिज ऊर्जा में कमी होगा तो उतना ही स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, और जितना गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में, पुनः पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में, पुनः पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी साइकिल चलाते हैं तो आपके शरीर का जो रासायनिक ऊर्जा होता है वो पेशीय ऊर्जा में चेंज होता है, और फिर पेशीय से जो आप पहिया घुमाते हैं, पैडल मारते हैं, वो आपका यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो रासायनिक से पेशीय और पेशीय से यांत्रिक साइकिल चलाने में। ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण बना। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण बना। अब आते हैं दक्षता। दक्षता क्या होता है, किसी निकाय के निर्गत और निर्दिष्ट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। ठीक है, किसी निकाय के निर्गत और निर्दिष्ट के अनुपात को क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। यानी दक्षता प्रतिशत जो होगा आपका क्या होगा, आउटपुट बटे इनपुट गुने 100। ठीक है, दक्षता प्रतिशत जो होगा आपका क्या होगा, आउटपुट बटे इनपुट गुने 100। किसी भी निकाय की दक्षता घर्षण के कारण 100% नहीं होती है। ठीक है, किसी भी निकाय की जो दक्षता होगी वो घर्षण के कारण ही 100%। कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 HP की शक्ति देता है। इस मशीन की दक्षता प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, कितना ले रहा है, इनपुट कितना है 1 किलोवाट, और आउटपुट कितना दे रहा है 1 HP। यानी 1 किलोवाट बटे क्या हो जाएगा 1 HP, और प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे। और 1 किलोवाट, सॉरी, आउटपुट है तो 1 HP
बटे क्या हो जाएगा 1 किलो वाट गुने 100, ठीक है। 1 एचपी कितना होता है 746 वाट, ठीक है। और 1 किलोवाट कितना होता है 1000 वाट, ठीक है। 746 वाट बटे 1000 गुना 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 74.6%। एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति 10 मिनट में उसी कार्य को करता है, तो किसके द्वारा किया गया कार्य महत्तम होगा, ठीक है। एक व्यक्ति क्या बोल रहा है 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है, किसके द्वारा किया गया कार्य महत्तम होगा। कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। कार्य का मान जो होता है वो क्या होता है समय पर निर्भर नहीं करता है, अतः दोनों व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य समान होगा, लेकिन ऊर्जा कार्य करने की क्षमता समय पर निर्भर नहीं करता है, अतः काम कम समय में काम करने वाला का ऊर्जा अधिक होगा, ठीक है। कार्य का मान जो है वो समय पर निर्भर नहीं करता है, अतः दोनों व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य समान होगा, लेकिन ऊर्जा समय पर निर्भर करता है, अतः कम समय में काम करने वाले का ऊर्जा अधिक होगा। जब कोई व्यक्ति चढ़ान पर चढ़ता या उतरता है तो कुल ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति चढ़ान पर चढ़ता है या उतरता है तो कुल ऊर्जा क्या होता है नियत